हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि साइंस क्लास 9 और चैप्टर नंबर 9 करके जो आपका दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज गोना बी पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट मोशन. We are very much familiar about this term, types of motion as well. We have read in earlier previous videos. तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से, इस नाम से ही हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स उठाते हैं, जो है फोर्स और मोशन. फोर्स और मोशन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. और उसके साथ साथ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी हैं जो कि नेचर में हमेशा फॉलो किए जाते हैं. उन लॉज को भी हम डिटेल में इस चैप्टर की सीरीज में कवर करने वाले हैं. अब देर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने मोशन को पढ़ा कि व्हाई डज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मूविंग ऑब्जेक्ट ए है, तो ऐसा क्या कारण है कि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, राइट. क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में देखते आए हैं कि हमारे पास वेलोसिटी में भी चेंज आता है सर्टेन कॉजेज की वजह से, राइट. और हो सकता है हमारे पास मोशन एक्सेलरेटेड भी हो. तो वो कौन सा कॉज है जो कि इस वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज करता है और मोशन को एक्सेलरेटेड बनाता है, राइट. एंड डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज. और क्या हर मोशन को होने के लिए एक कारण की जरूरत होती है. इफ येस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉज. अगर हाँ, हर मोशन को, हर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मोशन में आने के लिए यदि एक कारण की, एक हो सकता है फोर्स की जरूरत हो, उस कारण को हमने फोर्स का नाम दिया है. हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे. तो हमें देखना है कि उस कॉज का, यानी कि उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, किस टाइप की फोर्स हमारे पास लगेगी. सो स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जब भी हम देखते थे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम क्या कहते थे कि हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मस्कुलर एफर्ट लगा हो, एक मस्कुलर एफर्ट किसी ने लगाया हो और उसी वजह से ये रेस्ट से क्या आ गई, मोशन में. या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, चल रही है, तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, रेस्ट की पोजीशन अटेन करेगी. तो इन दोनों ही चीजों के लिए हो सकता है कि हमारे पास कोई मस्कुलर एफर्ट काम करता हो जिसकी वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अचीव किया जाता हो. अब इसके बाद हमने देखा कि ये जो मस्कुलर एफर्ट है इसको एक्चुअली फोर्स के नाम से जाना गया. तो हमारे पास फोर्स की यहां से डेफिनेशन निकल के आती है, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल. I'm writing here for your convenience. A force is a push or pull, जो कि क्या करेगी, which might change the position of rest to motion, or a moving object is taken to the rest. हो सकता है कि रेस्ट की पोजीशन को मोशन में कर दे और मोशन में ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर दे. ये एक पुश या पुल होता है. तो ये हुई हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन. इतना ही नहीं, हम फोर्स का यूज वेलोसिटी को चेंज करने में भी करते हैं. यानी कि ये जो मस्कुलर एफर्ट था इसको हमने फोर्स बोल दिया और इस फोर्स का यूज हम वेलोसिटी में वेरिफिकेशंस लाने के लिए भी करते हैं, यानी कि मोशन को एक्सेलरेटेड बना सकते हैं. अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस रबर बैंड. हमने क्या किया, इसके एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से हमने इसको पुल करना शुरू किया. अब ये जो पुल की वजह से क्या हुआ, इसकी एक जो रेगुलर शेप थी उसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गई. सो दिस इज अ फोर्स दैट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट्स साइज कैन ऑल्सो बी वेरिड. अभी हमने देखा कि ये शेप में चेंज आया. अगर यही शेप एक हम ज्यादा फोर्स लगा दें, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दें, तो इसका जो नेचुरल साइज है वो डिफॉर्म हो जाएगा. इतना डिफॉर्म हो सकता है कि हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन की पोजीशन तक पहुंच जाए. जैसे एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. वी हैव दिस रबर
जिसके अंदर हमने क्या किया, इसको एक इतना फोर्स लगाया कि इसके अंदर कुछ नहीं हुआ अभी तक, नो चेंज इन इट्स शेप। लेकिन जब हम हमारी फोर्स की अमाउंट बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या करेगा, एक टाइम के बाद ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए हमने ली है एक सैनिटाइजर बॉटल। ये एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक प्लेन सरफेस पे रख दिया। अब हमने क्या किया, इसको डायरेक्शन ए में पुल करना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे इसका जो मोशन है मीन पोजीशन से राइट डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम वापस ले आए। अब हमने क्या किया, इसी मीन पोजीशन पे इसको रखते हुए एक फोर्स लगाई दूसरी डायरेक्शन में, तो इसका मोशन क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई कि जिस भी साइड, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, मोशन उसी डायरेक्शन में होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों ही डायरेक्शंस से इक्वली पुल करेंगे। अब दोनों ही डायरेक्शन से जब ये इक्वली पुल होती है तो वी नोटिस कि इसकी मीन पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स हमारी राइट डायरेक्शन में लग रही थी वही क्या हुई, लेफ्ट डायरेक्शन में भी लगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मोशन था वो क्या हुआ, जीरो, यानी कि नो चेंज इन पोजीशन। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हमने लगाई, F1 जो कि फर्स्ट डायरेक्शन में लगी और फोर्स F2 जो कि सेकेंड डायरेक्शन में लगी, क्योंकि ओवरऑल चेंज इन पोजीशन जीरो रही, हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से हिला ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि फोर्सेस F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस, आर बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। ये तो एग्जाम्पल हुआ बैलेंस्ड फोर्सेस का। अब हम देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल। इसके लिए हमने क्या किया, एक बॉक्स कंसीडर किया जो कि एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, रेस्ट की पोजीशन में है अभी ये, और हमने क्या किया, इसको यहां से पुल करना शुरू कर दिया। सॉरी, हमने इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। पुल और पुश में ये डिफरेंस होता है, पुश होता है किसी भी चीज को धक्का लगाना और पुल होता है किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको धक्का लगाना शुरू कर दिया, यानी कि पुशिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। इसके बाद व्हाट वी नोटिस कि हमने कुछ अमाउंट तक फोर्स लगाया, लेकिन इसके अंदर वी ऑब्जर्व्ड नो चेंज इन इट्स पोजीशन। हमने देखा कि ये अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, और फोर्स लगाना स्टार्ट किया। आफ्टर अप्लाइंग मोर फोर्स वी नोटिस कि अब भी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये बॉक्स अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अपनी फोर्स की अमाउंट को और बढ़ाएंगे, राइट। अब वो जो फोर्स की अमाउंट हमने और बढ़ाई, देन वी नोटिस कि इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स हमने पहले लगाई थी, जिसकी वजह से हम फोर्स तो लगा रहे थे लेकिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा था हमारी पोजीशन में, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा अभी तक मोशन की जो पोजीशन है वो अटेन नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन which is always present between the surfaces of two objects.
और इस फ्रिक्शन को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमेशा कोई ना कोई फ्रिक्शन होता है। आप ये चीज देख रहे हैं कि इस पेपर के ऊपर अगर ये पेन से मैं लिख पा रही हूं तो ये किसी न किसी रीजन के कारण है, और फ्रिक्शन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के यानी इस बॉक्स के सरफेस पे और जो हमारा फ्लोर है उसका सरफेस जहां टच करता है वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज होती हैं, यानी कि इररेगुलर सरफेस होता है। और ये इररेगुलर सरफेस को जब हम जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, और ये यहाँ पे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट की या फिर एक सरफेस की रेगुलरिटीज दूसरे सरफेस की रेगुलरिटीज में फंस जाती हैं, एंड दैट्स वाई जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि मोशन को अपोज करता है। अभी जिस पॉइंट पे जाके फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लिया गया इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और मोशन हमें देखने को मिला, उसी फोर्स को, उसी अप्लाइड फोर्स को हमने बोल दिया अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इससे पहले तो ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा था, इसीलिए नेट मूवमेंट हमारे पास क्या था, 0, और ऑब्जेक्ट क्या थी, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गई, यानी कि एक साइड लगने वाली फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, और जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होगी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास ज्यादा हो गया तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमें मोशन देखने को मिला, एंड दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, हियर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेज are responsible for motion, are responsible for motion, right? इस चीज को और थोड़ा सा समझते हैं, और हम क्या करते हैं, एक साइकिल कंसीडर करते हैं। हमने एक साइकिल इस तरीके से कंसीडर कर ली। हम देखेंगे जब तक हम इस साइकिल के पेडल लगाएंगे तब तक हमारी ये साइकिल क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। जैसे ही हमने पेडल लगाना बंद किया, एक डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रेस्ट में आ जाएगी, राइट। तो मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मोशन को कंटिन्यूअस रखने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज फोर्स। एक कंटिन्यूअस फोर्स हमें चाहिए होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आपको बेसिक से समझाया जाए। नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हमने बस यही कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि मोशन किस तरीके से फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और फोर्स किस किस टाइप की होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से हम प्रैक्टिकली उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स मिस आउट कर देते हैं सिर्फ इस थ्योरी पार्ट के चक्कर में, जिसे हम बहुत बार इंपॉर्टेंट नहीं समझते। बट ऑल दिस इज कंसेप्ट क्लियरिंग। तो हमारे कंसेप्ट और बेस इसी से बनता है। Please like this video and go through all the syllabus that I have discovered, that I have discussed here. आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, you can definitely ask me in comment section and stay tuned for our next videos. Thank you.